फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका सेक्शन 40। सेक्शन 40 बात करता है आपका कि जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। आपका कब जजमेंट्स कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट्स आपका कब रेलिवेंट होती है, कब नहीं होती। तो पहले बात करते हैं प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार सेकंड सूट ऑफ ट्रायल। एक प्रीवियस जजमेंट या ऑर्डर या डिग्री, ठीक है, ये आपका तभी वैलिड है जब ये सेकंड सूट में वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा आपका सीपीसी में, उसमें यह है कि अगर कोई कोर्ट जो है वो आपका केस एक डिसाइड कर देती है, डिसाइडेड कर देती है, यहाँ वर्ड लिखा है डिसाइडेड, ठीक है, तो वो आप उसी बेस पे सेम फैक्ट्स पे सेम टाइटल के बेस पे दूसरा केस लेकर नहीं आ सकते सेम पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर वो रेस जुडिकाटा लग जाता है। और दूसरी बात करता है आपका कि जैसे कि एक 300 सीआरपीसी, उसमें कहता है कि एक पर्सन जो कन्विक्टेड हो गया एक ही ऑफेंस के लिए, अब दोबारा उसे उसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड नहीं कर सकते। तो ये चीज बात करता है। तो वही यही कह रहा था, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिग्री, कोई जजमेंट ऑर्डर या डिग्री विच वॉज लॉफुल प्रिवेंट, अगर कोई लॉ है जो उसे प्रिवेंट कर रहा है। अब सिविल और क्रिमिनल में दो ही लॉ है, एक रेस जुडिकाटा और एक 300। एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, और वो प्रिवेंट कर रहा है कोर्ट को कि वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई कर सकता उस सूट के अंदर, होल्डिंग अ ट्रायल इज रेलिवेंट। द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट टू टेक आउट टू कॉग्निजेंस और नॉट। यानी कि सिंपली सी बात करें तो ये कह रहा है कि अगर ऐसी कोई जजमेंट है और ऐसी कोई डिग्री है या ऐसा कोई ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि दोबारा आप कि अभी जो हो गया सो हो गया, इनमें जो डिसाइडेड हो गया हिट हो गया, दूसरी बार डिसाइडेड नहीं हो सकता, अगर ये चीज इसमें बार्ड है, ठीक है, और इन चीज जजमेंट में डिग्री में ऑर्डर में बार्ड है कि दोबारा एक सेकंड केस लेकर नहीं आ जा सकता, तो आप सेकंड केस लेकर नहीं आ जा सकते। तो इसमें फर्स्ट उसमें क्या देखिए, अब ये जजमेंट डिग्री ऑर्डर कोई भी हो, सिविल में होगा तो रेस जुडिकाटा में बार होता है, और इसमें तो 300 सीआरपीसी में बार्ड है क्रिमिनल केसेस में, तो दोबारा कहाँ से दिमाग लगेगा। तो वही चीज कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 41 को समझने से पहले ये समझिए, ए और बी के बीच में डिवोर्स हो गया, ठीक है। अब ए जो है ए ने और बी ने दोनों का डिवोर्स हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि बी का जो इनकी दोनों की डिग्री आई, ठीक है, डिग्री शीट आई, अब वो क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। यानी कि अब यहाँ पर एक कोर्ट ने, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपका इन दोनों को शादी को खत्म कर दिया। अब ये पूरी यूनिवर्सल है, राइट इन रैम है, यानी कि हर जगह पे अब ये राइट इनका चलेगा कि नलिटी ऑफ मैरिज चलेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एनी फाइनल जजमेंट, एक फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिग्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू वो रिलेटेड प्रॉपर्टी यानी कि विल से रिलेटेड, ठीक है, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जहाँ उनकी जुडिक्शन पड़ती है, विच कंफर्स अपॉन टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सनल लीगल कैरेक्टर। देखिए पहले भी ऐसे समझिए, जैसे एक आदमी है वो विल करके चला गया, ए के नाम पे विल करे, ए जो है वो बी के नाम पे विल करके चला गया। अब इसकी जो विल है वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगी, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट तो वही होगी, पर आपका ये विल के जो कंटेंट्स होंगे सब कुछ होंगे उसे झुकलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो आपका एक फाइनल जजमेंट है, डिग्री है एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू, और अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू नहीं है, ठीक है, तो वो आपका सेक्शन 44 में उसकी वो इररेलेवेंट है, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू नहीं है, ठीक है। एक ही सेक्शन 41 है जो आपका कंक्लूसिव प्रूफ है, यानी कि आप इसको, अब जैसे मान लो ए और बी के बीच में डिवोर्स हो गया, ठीक है, अब इनके डिवोर्स से रिलेटेड आपको कोई सी जो है या इन दोनों से ही रिलेटेड है, अब दोबारा ए का मन करा नहीं मैं अपनी बीवी से दोबारा मिल लेता हूँ, ठीक है, और हम दोनों शादी खत्म कर देते, ये चैलेंज कर सकता है इसको, आंसर इज नो, अब इसे चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब 42 की बात करी जाए, 42 ये कह रहा है कि सेक्शन 41 में जिन जिन की हमने बात करी थी उससे हटकर, जैसे 41 में हमने किस किस की बात करी थी, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी और प्रोबेट के ऊपर, प्रोबेट मतलब आपका विल, सेल डीड, इन सब के ऊपर, ठीक है। इनसे हटकर अगर कोई चीज है जो पब्लिक नेचर में है, ठीक है, जैसे ईजमेंट राइट, ईजमेंट राइट जो है वो पब्लिक नेचर का है, वो आपका उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर है कुछ है, तो वो आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, नॉट कॉन्क्लूसिव, सॉरी कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट वो एडमिसिबल है। अब देखिए क्या है इसका मतलब, ऐसे समझिए, ए स्यू बी, ए ने बी के ऊपर केस करा, ठीक है, कि ए ने क्या कहा कि बी जो है मेरी लैंड को, मेरी लैंड पे आता है, ट्रेसपास करता है, बी कहता है मेरा इसकी लैंड पे ईजमेंट राइट है, ईजमेंट राइट मतलब यानी कि है तो इसकी प्रॉपर्टी, पर इस ये वाले रास्ते पे मेरा भी जाने का अधिकार है, क्योंकि एक ही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं निकलने का। ए डिनाइज, ए मना कर देता है, तभी तो फैक्ट इन इशू बन गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिग्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, ए कहता है कि ए अगेंस्ट सी, बी कहता है कि सी के ऐसी ही सेम केस था ए और सी के बीच में, तो सी के फेवर में केस गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो सी की जो केस की जजमेंट होगी, ऑर्डर शीट होगी या केस की होगी, क्या वो रेलिवेंट है, आंसर इज यस, वो रेलिवेंट है। बात को समझिएगा, देखिए क्या हुआ
ए ने बी के ऊपर केस किया कि बी जो है मेरी जगह यूज़ करता है। बी कहता है कोर्ट में कि ऐसे ही एक सिमिलर केस ए और सी के बीच में भी था। ए और सी के बीच में भी था, वो भी मेरी तरह ऐसी था। उसके फ़ेवर में ये जजमेंट गई थी। ये देखिए ये जजमेंट दिखा देता है कोर्ट में। तो क्या ये वाली जो जजमेंट बी जो सी के फ़ेवर वाली जजमेंट लेकर आया, क्या वो रेलेवेंट है? आंसर इज़ रेलेवेंट है, पर वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। जैसे 41 में तो वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ था, एडमिट है, रेलेवेंट है, बट आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है जो सी वाली है। ठीक है। अब 43 क्या कह रहा है? जजमेंट एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40, 41, 42 व्हेन रेलेवेंट। अब ये कह रहा है कि जो हमने अदर देन दी, ये कह रहा है कि जो जजमेंट ऑर्डर्स और डिग्री आपका 40, 41, 42 में फॉल नहीं करती। 40, 41 और 42 में फॉल नहीं करती। ठीक है। 40, 41, 42 में कौन कौन सी जजमेंट्स? एक तो रेस जुडिकाटा वाली, ठीक है, वो वैलिड है। ठीक है। आपका जैसे मान लो आपको एक 41 को आपको एक और लाइन और से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक जजमेंट है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि हम दोनों का केस पहले डिसाइड हो चुका है, अब दोबारा नहीं आएगा। तो क्या ये रेलिवेंट है? आंसर इज यस। अब मान लो बी जो है वो दोबारा केस ले जाए ए के अगेंस्ट में, ठीक है, सेम फैक्ट सेम टाइटल्स पे, तो क्या होगा? यहाँ पर इसके ऊपर बाड लग जाएगा। ठीक है। तो ये केस सेक्शन 43 सिंपली कह रहा है कि अगर कोई चीज आपकी सेक्शन 40, 41, 42 में नहीं है तो वो आपका इरेलीवेंट है। तो क्या कह रहा है? कोई जजमेंट ऑर्डर डिग्री अदर देन दी इनमें नहीं आती, वो आपका इनमें आती है तो रेलिवेंट है, और इनसे बाहर है तो इरेलीवेंट है। अब 44 देखिए, 44 सिंपली बात कह रहा है कोई कोर्ट ने, ठीक है, कोई अगर आप रेस जुडिकाटा भी देखो तो रेस जुडिकाटा में है कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सुना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो एक केस था, कोई वो केस आपका डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड कर सकता है, पर उसे किसी सीनियर सिविल जज ने कर दिया, तो क्या रेस जुडिकाटा लगेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो सीनियर सिविल जज की जो कोर्ट है वो छोटी कोर्ट है, वो डिसाइड कर ही नहीं सकती थी। और वो किसने डिसाइड करा है? डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसाइड करा है, करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, फिर वो जजमेंट आपकी रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। तो वही ये कह रहा है, एनी पार्ट ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग में शो एनी जजमेंट ऑर्डर डिग्री which is relevant under section 40, 41 and which has been proved by adverse party was delivered court not competent। और adverse party A B, A के बीच में विवाद था। B कहता है कि जो इसकी जो ये जजमेंट दिखा रहा है ना, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट से वैलिड ही नहीं थी, या फिर जो फ्रॉड से और कॉल्यूजन से ली गई है, यानी कि समझौता करके लिए आपका फ्रॉड धोखेधड़ी से करी गई है। ठीक है। तो फिर वो चीज़ आपकी रेलिवेंट मानी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, 40, 41 और 42 में जो भी हमने पढ़ा वो इरेलीवेंट हो जाएगा अगर वो बाय वो जो जजमेंट आपकी कॉम्पिटेंट कोर्ट से ना हो और आपका फ्रॉड या कॉल्यूजन से लिया गया है, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।